हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लासों में हमने मौलिक अधिकार को देखा और आज हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, उस समय से ही दोस्तों इस बात पर चर्चा की गई कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार होने चाहिए। चाहे संवैधानिक सलाहकार सर BN राव की बात करें या फिर तेज बहादुर सप्रू समिति की बात करें दोस्तों, इन्होंने दोनों ही ने जो दोस्तों क्या है, दो अधिकारों की बात करी। तेज बहादुर सप्रू समिति की बात करते हैं दोस्तों, 1945 में इन्होंने मौलिक अधिकार को जोड़ने की सिफारिश करी थी दोस्तों, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में दो प्रकार के अधिकार होने चाहिए, यानी एक ऐसे अधिकार जो राज्य के विरुद्ध होने चाहिए दोस्तों, जो राज्य पर बाध्यकारी हैं, और दूसरे ऐसे अधिकार जो दोस्तों राज्य पर बाध्यकारी नहीं होने चाहिए। अगर हम संवैधानिक सलाहकार सर BN राव की बात करते हैं तो दोस्तों उन्होंने भी दो प्रकार के अधिकारों की बात कही थी, यानी उन्होंने कहा कि भाई एक अधिकार ऐसे अधिकार होने चाहिए जो कि न्याय जस्टिसेबल हो, न्याय योग्य हो, और दूसरे अधिकार ऐसे हों जो कि न्याय योग्य नहीं होने चाहिए। तो भारतीय संविधान में दोस्तों अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों? अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के अधिकार हैं भारतीय संविधान में दोस्तों। एक जो अधिकार है जिसको हम क्या है, मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये अधिकार दोस्तों हमने पढ़ लिए थे, मौलिक अधिकारों को हमने क्या है पढ़ लिया था। और दूसरे जो अधिकार हैं दोस्तों वो कौन से हैं? वो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से हैं दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व, या ऐसा कह लीजिएगा दोस्तों, इनको शॉर्ट में हम DPSP भी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी भारतीय संविधान में दो प्रकार के अधिकारों का प्रावधान किया गया है, दो प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। एक हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, और दूसरे हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। अधिकार का मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, अधिकार का मतलब होता है दोस्तों जिससे क्या है, मानव का विकास हो सके, यानी ऐसे अधिकार जिससे मानव का बौद्धिक विकास हो सके दोस्तों, नैतिक विकास हो सके, और क्या है, सामाजिक या आर्थिक किसी भी तरह के विकास की अगर हम बात करते हैं तो अधिकारों के बगैर दोस्तों मानव का विकास संभव नहीं है। इसलिए क्या है, भारतीय संविधान में भारतीय लोगों के, भारतीय नागरिकों के विकास के लिए दो प्रकार के अधिकारों का प्रावधान। एक हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में कर दिया गया है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 4 में कर दिया गया। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, अगर हम इनके प्रावधान की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक किया गया? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका प्रावधान किया गया। जबकि DPSP की अगर हम बात करते हैं तो DPSP का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया दोस्तों? 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक DPSP का प्रावधान कर दिया गया। ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया था इनको? अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया था। जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया था? इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि 1215 में दोस्तों इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को
जिस दस्तावेज के माध्यम से अधिकार दिए थे दोस्तों, वो उस समय क्या है, मैग्ना कार्टा कहलाए थे। तो ये भारतीय संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को दिए। उसके बाद दोस्तों 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और 1791 में अमेरिका अपने यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकारों को ऐड करता है। यानी अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि संविधान में संशोधन करने के बाद 1791 में अमेरिका ने अपने यहाँ पर यानी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रोविज़न को ऐड किया। और उसके बाद दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, इसलिए जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है दोस्तों, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, ये अमेरिका से अडॉप्ट किया। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये जो प्रावधान है दोस्तों, ये जो प्रोविज़न है, कहाँ से लिया गया है, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। लेकिन अगर आयरलैंड की हम बात करते हैं तो आयरलैंड ने किस देश के संविधान से इनको अडॉप्ट किया दोस्तों, इनको स्पेन के संविधान से अडॉप्ट किया। तो एक तरफ हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। यानी मौलिक अधिकार हमने क्या है, कंप्लीटली आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर क्या है, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये जो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ये कैसी प्रकृति के होते हैं? अगर हम इनकी प्रकृति की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक होती है, और दोस्तों कैसी होती है, और नकारात्मक होती है। यानी कि अगर हम इनके नेचर की बात करें दोस्तों, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। यानी इनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और क्या है, नेगेटिव, यानी दोनों प्रकृति के होते हैं। सकारात्मक भी होते हैं दोस्तों और ये नकारात्मक। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? इनकी प्रकृति दोस्तों केवल और केवल क्या होती है, सकारात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों? सकारात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव इनका क्या है, नेचर नहीं है। ये जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये क्या है, राज्य पर बाध्यकारी हैं। क्या है, राज्य पर बाध्यकारी हैं दोस्तों, बाध्यकारी हैं। यानी राज्य इनको लागू कराएगा ही कराएगा, राज्य के विरुद्ध भी है, और दोस्तों क्या, राज्य पर बाध्यकारी। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये क्या है, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि राज्य से अपेक्षाएं की जा रही है कि राज्य नीति बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा, लेकिन क्या है, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। राज्य पर क्या नहीं है दोस्तों, ये बाध्यकारी नहीं है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो ये कैसे हैं, परिवर्तनीय हैं दोस्तों। यानी कि परिवर्तनीय है दोस्तों, यानी न्यायालय के द्वारा क्या है, इनको लागू कराया जा सकता है, या यूँ कह लीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, न्याय योग्य है, न्याय योग्य हैं दोस्तों। न्यायालय के द्वारा क्या है, इसको लागू कराया जा सकता है। जबकि ये क्या है दोस्तों, परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, परिवर्तनीय नहीं है, या क्या है, न्याय योग्य नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, या फिर क्या है, ये न्याय योग्य नहीं है। यानी अगर हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करते हैं तो दोस्तों दो प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए। एक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इनकी तुलना की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रावधान भाग 3 में किया गया है और इनका प्रावधान भाग 4 में कर दिया गया है। ये दोस्तों 12 से 35 तक है और ये 36 से 51 तक है। ये अमेरिका से लिए गए और ये दोस्तों कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इनकी अगर नेचर की बात करते हैं तो दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का इनका नेचर है, और इनकी अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल क्या है, सकारात्मक प्रकृति। राज्य पर बाध्यकारी है दोस्तों, और ये राज्य पर क्या है, बाध्यकारी नहीं है। परिवर्तनीय है दोस्तों, न्याय योग्य है, और ये क्या है, न्याय योग्य नहीं। यानी परिवर्तनीय न्याय योग्य का मतलब है दोस्तों, जस्टिसेबल का मतलब है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप किसी भी न्यायालय क्या है, नहीं जा सकते दोस्तों। किसी भी आर्टिकल के तहत किसी भी न्यायालय क्या है, नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि ये राज्य पर बाध्यकारी हैं, इनका उल्लंघन होगा तो आप क्या है, हाई कोर्ट या क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कहा गया है कि दोस्तों राज्य से अपेक्षाएं की जा रही है कि राज्य नीति बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा, जिनका प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों, भाग 4 में किया गया है दोस्तों, और 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये दोस्तों किसकी स्थापना करते हैं, ये
सामाजिक और क्या है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक क्या है लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी अगर हम दोस्तों बात करें तो ये जो डीपीएसपी हैं दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये है क्या दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि है क्या दोस्तों, यानी कि है क्या, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो डीपीएसपी है दोस्तों, राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है। क्या है दोस्तों? ये राज्य को दिए गए दोस्तों, दिए गए क्या है दोस्तों? ये सकारात्मक निर्देश है। क्या है दोस्तों? सकारात्मक निर्देश। यानी कि राज्य को क्या दिए जा रहे हैं दोस्तों? निर्देश दिए जा रहे हैं। और कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं दोस्तों? सकारात्मक निर्देश दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं दोस्तों? ताकि भारत क्या है एक कल्याणकारी राज्य बन सके, यानी वेलफेयर स्टेट क्या है भारत बन सके। कल्याणकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम कल्याणकारी की बात करें तो कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है दोस्तों जिसमें एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट और दोस्तों क्या है ओबीसी का क्या हो सके कल्याण हो सके। यानी कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा दोस्तों जिससे क्या है जो शेड्यूल कास्ट है दोस्तों, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इनका क्या है कल्याण हो सके। यानी अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। अब राज्य को सकारात्मक निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन राज्य से अपेक्षाएं की जा रही हैं कि नीति बनाते समय क्या है ये जो सारे प्रावधान किए गए हैं इनका ध्यान रखा जाए। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, उन सारी बातों को ध्यान में रख के ही क्या है राज्य नीति बनाएगा। राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं जिससे क्या है भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सके। और कल्याणकारी राज्य का मतलब है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जो एससी है दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, या ऐसी कास्ट है जो दोस्तों सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं या आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं दोस्तों, या फिर क्या है एजुकेशनली शैक्षणिक दृष्टि से दोस्तों पिछड़ी हुई हैं, उनके कल्याण की यहाँ पर क्या है बात की गई है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, संविधान में वैसे तो इनका वर्गीकरण कहीं नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना गया है कि दशा व दिशा के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसके आधार पर दोस्तों? दशा और किसके आधार पर? दिशा के आधार पर दोस्तों डीपीएसपी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं दोस्तों? 3 श्रेणियों में दोस्तों क्या है बांटा गया है। एक तो हमारा दोस्तों समाजवादी श्रेणी है, यानी कि किससे प्रेरित है दोस्तों? ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है दोस्तों, समाजवादी विचारधारा है दोस्तों। और एक क्या है? गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा दोस्तों। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? उदारवादी विचारधारा। यानी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये 3 विचारधाराओं से क्या है प्रेरित है। समाजवादी विचारधारा दोस्तों इसमें ऐड की गई है, गांधीवादी विचारधारा ऐड की गई है, और क्या है उदारवादी। क्योंकि दोस्तों जब उस समय जब संविधान का निर्माण किया गया था तो कुछ लोगों ने संविधान की आलोचनाएं की और ये कहा कि महात्मा गांधी चूँकि दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं भी भारतीय संविधान में कहीं भी क्या है महात्मा गांधी के जो आदर्श थे, जो विचार थे दोस्तों, कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए क्या है कुछ जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि आप भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे तो उसमें गांधीवादी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 40 पढ़ेंगे दोस्तों, पंचायतों की बात करेंगे तो इसमें क्या है गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों। आर्टिकल 48 पढ़ेंगे हम, जो दोस्तों क्या है गाय और बछड़ों के वध की बात की गई है, पशुपालन के अधिकार की बात की है, कृषि के अधिकार की बात की गई है। या 43 आर्टिकल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या है इसमें सारे के सारे क्या है गांधीवादी विचारधारा क्या है देखने को मिलती है। तो दशा व दिशा के आधार पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है हमारी? समाजवादी है दोस्तों, गांधीवादी है, और क्या है उदारवादी की हम क्या है बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद
36 से चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होते हैं, तो अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान कर रखा है, यानी अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं उस पर हम क्या है चर्चा करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा दे रखी है दोस्तों, किसकी परिभाषा, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, राज्य की परिभाषा दे रखी है। अब राज्य की क्या परिभाषा दे रखी है दोस्तों, यानी आर्टिकल जब 36 को हम पढ़ते हैं दोस्तों तो आर्टिकल 36 कहता है कि आर्टिकल 36 में राज्य की कोई परिभाषा नहीं है, यानी आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि आर्टिकल 36 में ये लिखा हुआ है कि जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दे रखी है, जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वही परिभाषा दोस्तों आर्टिकल 36 में। यानी अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 कहता है कि जो राज्य की परिभाषा किस में दे रखी है, अनुच्छेद 12 में दे रखी है, और वही परिभाषा दोस्तों क्या है, वही परिभाषा कहाँ है दोस्तों, वही परिभाषा कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 36 में दे रखी है। तो आर्टिकल 12 दोस्तों हमने पढ़ा था, और आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था कि ऐसी संस्थाएं जो दोस्तों सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं, सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हैं, या ऐसी संस्थाएं जिन्हें कोई कानून बनाने और उसको क्या है लागू करने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी सारी की सारी संस्थाएं क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती हैं। जैसे मैंने देखा दोस्तों, केंद्र सरकार की हमने बात करी, संसद की बात करी, राज्य सरकार, विधानमंडल की हमने बात करी, स्थानीय सरकारों की अगर हमने बात करी दोस्तों, पंचायतों की बात करी थी वहां पर, तो ये क्या है, सारी की सारी संस्थाएं क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करती है। तो आर्टिकल 36 में अलग से कोई परिभाषा नहीं दे रखी है, बल्कि आर्टिकल 12 में ही प्रावधान कर दिया गया है। और आर्टिकल 36 ये कहता है कि जो परिभाषा दोस्तों मौलिक अधिकार में दे रखी है, जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दे रखी है दोस्तों, वही परिभाषा आर्टिकल 36 में क्या है दे रखी है। तो राज्य की अलग से कोई परिभाषा नहीं दे रखी है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है, यानी इस तरह से ऑप्शन आ जाए कि राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है, चार ऑप्शन आपके पास रखे हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 14 और क्या है आर्टिकल 25 की अगर हम बात कर लें, या कोई और आर्टिकल दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 12 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 में ही राज्य की परिभाषा परिभाषित की गई है, आर्टिकल 36 में अलग से राज्य की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन अगर आर्टिकल 12 की जगह दोस्तों अगर आर्टिकल कोई और दे रखा है, आर्टिकल जैसे 48 दे रखा है या कोई और आर्टिकल दे रखा है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल 36 क्या है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्या है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप इन बातों पर क्या है ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 36 में दोस्तों अलग से कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि जो आर्टिकल 12 में परिभाषा दे रखी है वही क्या है आर्टिकल 36 में परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 37 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन है दोस्तों, यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों, ये क्या है देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में दोस्तों कैसे हैं, ये शासन में क्या है मूलभूत हैं दोस्तों, मूलभूत हैं। और क्या है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, देश के शासन में तो मूलभूत है, लेकिन ये क्या है दोस्तों परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 37 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या जो डीपीएसपी हैं दोस्तों, वो देश के शासन में मूलभूत हैं। यानी राज्य नीति बनाते समय राज्य से अपेक्षाएं की जा रही हैं कि भाई ये जो मूलभूत तत्व हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है मूलभूत हैं दोस्तों, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है कि आप इनको क्या है दोस्तों न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य चाहे नीति बनाते समय इन चीज़ों को लागू भी कर सकता है, इन प्रावधानों को लागू भी कर सकता है, और दोस्तों राज्य चाहे तो इन प्रावधानों को लागू नहीं भी कर सकता है। तो आप इसको बेस बनाकर, इसको आधार बनाकर आप हाई कोर्ट या क्या किसी भी न्यायालय में क्या है आप इनको चुनौती नहीं दे सकते कि भाई हमारे रोजगार का अधिकार दे रखा है आर्टिकल 41 में और हमें रोजगार मिल नहीं रहा। तो आप इस बात को आधार बनाकर दोस्तों कहाँ नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या क्या है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है आर्टिकल 37 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आप ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों परिवर्तनीय नहीं है। यानी देश के शासन में मूलभूत तो हैं, यानी राज्य चाहे तो इनको लागू भी करे, चाहे तो नहीं भी लागू करे, बट क्या है ये परिवर्तनीय नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कौन कहता है, आर्टिकल 37 कहता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की
अभिवृद्धि हेतु, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य से अपेक्षाएं की जा रही हैं कि भाई लोक कल्याण हेतु, यानी कि जनता के हित के हेतु, ये जनता के कल्याण के लिए दोस्तों क्या है, सामाजिक व्यवस्था बना के रखेगा। आर्टिकल 38 कहता है कि भाई समाज में क्या है, व्यवस्था स्थापित करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं। किनके माध्यम से दोस्तों? ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, इनके माध्यम से क्या है, समाज में व्यवस्था स्थापित करके रखेगा। और कैसी व्यवस्था स्थापित करके रखेगा दोस्तों? अगर हम अनुच्छेद 38 के क्लाउज 1 की बात करते हैं या ए की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है दोस्तों, सामाजिक न्याय, सामाजिक और क्या है, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और क्या है दोस्तों, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और क्या है दोस्तों, राजनीतिक, इन तीनों दोस्तों न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करेगा। परिपूर्ण व्यवस्था की क्या करेगा दोस्तों? राज्य स्थापना करेगा दोस्तों। यानी राज्य से अपेक्षाएं की जा रही हैं कि भाई राज्य नीति बनाएगा तो कैसा सामाजिक न्याय क्या है, सारे व्यक्तियों को क्या है, प्रोवाइड कराएगा, आर्थिक न्याय कराएगा दोस्तों, और राजनीतिक न्याय करेगा। यानी इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें क्या है, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्तों किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जाति के आधार पर देखें, चाहे जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर देखें, या दोस्तों किसी और आधार पर अगर हम बात करें, धर्म के आधार पर बात करें, तो किसी भी आधार पर दोस्तों समाज में क्या है, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो राज्य है दोस्तों वो क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि है तो दोस्तों सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखेगा। यानी इस प्रकार के, यानी सामाजिक न्याय की क्या है, वो व्यवस्था बनाकर रखेगा। आर्थिक कारणों के आधार पर दोस्तों किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्या है दोस्तों, उसके न्याय में क्या है, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई FIR कराने के लिए गया तो कोई अमीर व्यक्ति है उसकी FIR होगी दोस्तों, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी FIR नहीं होगी। तो सभी को क्या है दोस्तों, समान अधिकार की बात की गई है, समान न्याय की बात की गई है। तो आर्थिक कारणों के आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अमीरी और गरीबी के आधार पर क्या है दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा? समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक कारणों के आधार पर दोस्तों समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो दोस्तों उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। या ऐसा कह लीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री को वोट डालने का अधिकार मिलेगा और जो आम नागरिक है दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति है दोस्तों, उसको वोट डालने का। तो ऐसे क्या है, इन भेदभावों को मना किया गया है। इस प्रकार के क्या है, ऐसे न्याय स्थापित करेगा दोस्तों, ताकि ये जो भेदभाव है दोस्तों इसको पूरी तरह से क्या है, खत्म किया जा सके। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति को तो वोट डालने का अधिकार मिल गया उसकी आर्थिक कारणों के आधार पर या किसी और कारणों के आधार पर, और एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या है, वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो ऐसा हमारे यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर यह कहा गया, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे आप एक साधारण व्यक्ति हैं, किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, या आप चाहे क्या है कुछ भी करते हैं, आपका कार्य कुछ भी है दोस्तों, चाहे सफाई आप करते हैं या फिर आप कुछ भी हैं, या किसी संवैधानिक पद पर क्या है आप बैठे हैं, जैसे ही आपकी आयु 18 बरस होती है आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है दोस्तों। जैसे ही आपकी आयु 25 बरस हो जाती है आप लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, आप विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। जैसे ही आपकी आयु 30 बरस हो जाती है आप राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, आप विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। जैसे ही आपकी आयु दोस्तों 35 बरस हो जाती है आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, राज्यपाल बनने की। तो हमारे यहाँ पर क्या है, राजनीतिक कारणों में भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यानी राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही है कि भाई समाज में सामाजिक आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर और क्या है, राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समान जो है न्याय परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, ताकि क्या है लोगों का कल्याण हो सके। किसके अंदर? समाज के अंदर क्या है ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके, ताकि क्या है लोग क्या है आगे बढ़ सकें, ये जो दबे कुचले लोग हैं उनका क्या है विकास हो सके। दोस्तों अगले अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 38 का क्लाउज बी,
38 का क्लाउज बी दोस्तों ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1978 में जोड़ा गया था। कब? 1978 में। और इसके माध्यम से क्या कहा गया दोस्तों? आय, प्रतिष्ठा दोस्तों, आय, प्रतिष्ठा और क्या है? जीवन स्तर की असमानता की बात की गई है। असमानता को दूर करना, यानी कि दूर करना दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आय, प्रतिष्ठा, जीवन स्तर की जो असमानता है दोस्तों उसको दूर किया जाएगा। और ये प्रावधान दोस्तों मूल संविधान का, यानी अगर हम कैपिटल में दोस्तों किसी को लिखते हैं ए बी या किसी को, तो ये क्या मतलब मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बल्कि इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू क्या है जोड़ा गया था। तो इसको कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था दोस्तों? 44वां अमेंडमेंट किया गया था, 44 अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। और इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया था दोस्तों? 38 का क्लाउज भी जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया कि भाई आय में, प्रतिष्ठा में और जीवन स्तर की जो असमानता है उसको दूर किया जाएगा। यानी आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारी ऐसी असमानताएं, कोई व्यक्ति तो दोस्तों ऐसा है जिसको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास क्या है दोस्तों? अपार धन दौलत है, यानी कि धन दौलत का पता ही नहीं है कितनी धन दौलत। तो ये जो दोस्तों जीवन स्तर की असमानता है, ये जो बीच की खाई है दोस्तों, इसको पाटने का काम कौन करते हैं? इसको बांटने का काम राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते। तो राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि राज्य नीति बनाएगा तो सारी बातों को ध्यान में रखेगा, ताकि क्या है, जो आय और जीवन स्तर की जो असमानता है, ये बीच की जो खाई है दोस्तों, इसको पाटे जा सके, उसको क्या धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यानी कि सभी व्यक्तियों को क्या दोस्तों आय क्या है मतलब समान होनी चाहिए। इस तरह से क्या अगर हम बात करें तो ये जो बीच की बहुत बड़ी जो खाई है दोस्तों, इसको पाटने का धीरे धीरे काम कौन कर रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर रहे हैं दोस्तों आर्टिकल 39 की बात करें हम, अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 39 में बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित प्रावधान किए गए या निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया गया है। प्रावधान किए गए, कौन कौन से प्रावधान किए गए दोस्तों? यानी 39 के क्लाउज ए की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया दोस्तों रोजी रोटी के पर्याप्त साधन होने चाहिए। क्या कहा गया दोस्तों? इसमें कहा गया कि भाई रोजी रोटी के पर्याप्त साधन होने चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। वो इस तरह से क्या है कार्य करे ताकि 2 वक्त की रोटी क्या है वो कमा सके। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई व्यक्ति क्या है भारत में भूखा मरे, बल्कि राज्य ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगा जिससे क्या है व्यक्ति अपना क्या है जीवन यापन कर सके, अपनी आजीविका को क्या है दोस्तों चला सके। ऐसे प्रावधान कहाँ किए गए हैं? ऐसे प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों किए गए हैं दोस्तों अगर हम बी की बात करते हैं, क्लाउज बी की बात करते हैं, तो कह दिया गया है कि देश के जो संसाधन हैं दोस्तों, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? यानी कि जो देश के संसाधन हैं दोस्तों उनका जनहित में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जितने भी संसाधन हैं दोस्तों, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, ये जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो भी हैं दोस्तों देश के संसाधन, उनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? जनता के हित में होना चाहिए, जनता की भलाई में होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाए दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी एक धर्म का अधिकार हो जाए, एक कम्युनिटी का अधिकार हो जाए दोस्तों, एक वर्ग का अधिकार हो जाए, एक जाति का। तो इस तरह की बातें की गई हैं कि भाई ये जो देश के संसाधन है दोस्तों, ये जो रिसोर्सेज हैं देश के, इसका प्रयोग क्या है? जनता के हित में होना चाहिए, जनता की भलाई में होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए दोस्तों। यानी ये जो संसाधन है इन पर अधिकार किसका दोस्तों? भारत की जनता का अधिकार, क्योंकि ये दोस्तों भारत के संसाधन है और इस पर अधिकार भारतीय लोगों का है दोस्तों, भारत की जनता का अधिकार। तो देश के जो संसाधन है दोस्तों उनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? जनहित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए दोस्तों। सी क्लाउज सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादनों के साधनों का विकेंद्रीकरण की बात की गई है।
किसकी बात की गई है दोस्तों? विकेंद्रीकरण की। यानी कि ये जो उत्पादन के साधन है दोस्तों, इनका क्या है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक ही जगह क्या है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। देश के जो उत्पादन के संसाधन है दोस्तों, उत्पादनों के संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कहीं एक ही जगह क्या है इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जैसे गुजरात में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें गुजरात में, कुछ चीज़ें दोस्तों मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, कुछ उत्तराखंड में होना चाहिए। तो ये जो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का जो दोस्तों विचार है, इसको कहा गया है कि इसका फैलाव होना चाहिए। इसका क्या है? ऐसा नहीं है कि दोस्तों किसी एक जगह पर क्या है ये सिमट कर रह जाए। इसका क्या है? सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो यही बात की गई है कि भाई उत्पादन के जो साधन हैं, साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि इसका क्या है मतलब फैलाव होना चाहिए, निचले स्तर तक क्या है इनकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह क्या है ये सिमट कर रह जाए दोस्तों। डी में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? कहा गया दोस्तों समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को, समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? समान वेतन की बात की गई। यानी कि अगर स्त्री और पुरुष दोस्तों क्या है समान कार्य कर रहे हैं, महिला और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको वेतन समान मिलना चाहिए। यानी अगर ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों, मैं भी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और कोई फीमेल टीचर आकर यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने लगे, तो ऐसा नहीं है कि वेतन में क्या है उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, बल्कि अगर वो कार्य समान कर रहे हैं तो उनको क्या है वेतन भी समान दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए इसी को आधार बनाकर दोस्तों संसद ने इसके लिए एक एक्ट भी बनाया था, जो मैंने पिछले क्लासों में आपको पढ़ाया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? समान पारिश्रमिक अधिनियम। और कब का दोस्तों? ये 1976 का है। यानी 1976 में दोस्तों एक्ट बना दिया गया था संसद के माध्यम से। तो ये क्या है, अगर इस तरह के कोई भेदभाव करता है तो दोस्त पर उस पर क्या है दंडात्मक क्या है कार्रवाई की जाएगी। किस एक्ट के माध्यम से? ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का एक्ट है दोस्तों, इसके तहत क्या है सजा का प्रावधान कर दिया। तो दोस्तों अगर कोई समान कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वेतन में भेदभाव किया जाएगा। कार्य समान है तो दोस्तों वेतन भी समान देना ही पड़ेगा। ऐसे प्रावधान कहाँ किए गए दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कर दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रावधान किया गया दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वास्थ्य की रक्षा की बात की गई है। यानी कि राज्य क्या है नीति बनाएगा तो ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या है नागरिकों का जो स्वास्थ्य है उसको क्या है बढ़ावा मिल सके दोस्तों। यानी कि गरिमापूर्ण जीवन क्या है कोई व्यक्ति जी सके। तो नीति बनाते समय सारी बातों को ध्यान में रखेगा राज्य। और दोस्तों इसके बाद क्या है हमारा अगला एफ है दोस्तों, ये कैपिटल एफ है दोस्तों, और ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1976 में किया गया था। और 1976 के माध्यम से ये जो 39 का क्लाउज एफ है दोस्तों, कैपिटल एफ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों? इसमें कहा गया था कि बचपन और क्या है यौवन को क्या है शोषण से बचाने की बात की गई है। किससे? शोषण से बचाने की बात की गई है। यानी कि जो बचपन है दोस्तों, बचपन आया किसी का या फिर कोई यौवन अवस्था में आ जाता है, कोई किशोर अवस्था में आ जाता है, तो दोस्तों उसका जो है शोषण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ऐसे काम में धकेल दिया जाए ताकि उनका क्या है शोषण हो सके। या फिर जो लड़कियाँ हैं दोस्तों जो कि बचपन की बात करें या फिर किशोर अवस्था की बात करें, उनको दोस्तों वेश्यावृत्ति जैसे कामों में नहीं धकेला जाएगा। तो दोस्तों इनसे क्या है बिल्कुल मना कर दिया गया है दोस्तों, पूरी तरह से क्या है इन पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भाई इस तरह की क्या है राज्य नीतियाँ बनाएगा ताकि इन चीज़ों पर क्या है लगाम लग सके। तो आर्टिकल अगर हम 39 की बात करते हैं तो कई सारी बातों का प्रावधान कर दिया गया है कि रोजी रोटी के पर्याप्त साधन होने चाहिए, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग होना चाहिए, उत्पादनों के साधनों का विकेंद्रीकरण, और समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए, और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की बात की गई है, और बचपन और यौवन को क्या है शोषण से बचाने की बात कर दी गई है दोस्तों। तो आर्टिकल 39 में ये सारे प्रावधान कर रखे हैं। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 40 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायतों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पंचायतों के
गठन की बात की गई है, पंचायतों के गठन की बात की गई है। यानी अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 कहता है कि भाई पंचायतों का गठन होना चाहिए, इनका सशक्तिकरण होना चाहिए, ताकि क्या है जो निचले स्तर पर जो लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों लोग रह रहे हैं, उनका भी क्या है विकास हो सके, उनको भी क्या है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो यहाँ पर क्या है पंचायतों के गठन की बात की गई। आगे चल के दोस्तों हम क्या है पंचायत जो भाग 9 है दोस्तों उसको पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि ये जो पंचायत हैं दोस्तों इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। यानी कि 73वें अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992, और 1992 में दोस्तों ये जो पंचायत हैं दोस्तों इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और इसी के तहत दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो उन सारी बातों पर दोस्तों आगे चल के हम क्या है चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि भाई पंचायतों का गठन किया जाएगा और उनके सशक्तिकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 41 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों? अनुच्छेद 41 कहता है कि रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार और क्या दोस्तों बेरोजगारी, बेरोजगारी, विकलांगता, बेरोजगारी, विकलांगता और क्या है दोस्तों वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में दोस्तों, वृद्ध अवस्था कह लीजिए या बीमारी में, बीमारी में दोस्तों क्या है सहायता की बात की गई है। सहायता यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों बेरोजगार है तो दोस्तों उसको रोजगार का अधिकार है। यानी कि रोजगार का आर्टिकल 41 कहता है कि रोजगार का अधिकार है, आप रोजगार मांग सकते हैं राज्य से। क्या है राज्य आपको रोजगार देगा, राज्य इस तरह की नीतियाँ बनाएगा जिससे क्या है रोजगार के दोस्तों अवसर क्या है प्राप्त हो सके, रोजगार क्या है प्राप्त हो सके। और दोस्तों बेरोजगारी हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो दोस्तों और विकलांग हैं आप या वृद्ध हैं दोस्तों बीमार हैं तो आपको क्या है सहायता प्रोवाइड कराएगा। यानी कि बेरोजगार हैं तो आप बेरोजगारी भत्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, विकलांग है दोस्तों तो विकलांगता पेंशन आपको सरकार जो भी सहायता देगी, जिस भी स्कीम के माध्यम से, जिस भी योजना के माध्यम से आपको क्या है सहायता प्रदान करेगी। वृद्ध हैं तो दोस्तों वृद्धा पेंशन आपने देखा होगा, ये जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, तो इसके माध्यम से क्या है आपको सहायता दी जाएगी। दोस्तों बीमार है कोई देखा होगा दोस्तों आपने आयुष्मान भारत योजना जो है तो वो इसी का पार्ट माना गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्ति बीमार है तो सरकार क्या है उसको क्या कराएगी सहायता उपलब्ध कराएगी। यानी राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि राज्य नीति बनाएगा। तो ये सारी बातें जो लिखी गई हैं दोस्तों भाग 4 में जो प्रावधान किए गए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाएगा दोस्तों। तो रोजगार का अधिकार है हमारे पास, बेरोजगार हैं हम और विकलांग हैं दोस्तों, वृद्ध अवस्था बीमारी हैं या किसी और दोस्तों किसी और कारण से परेशान है दोस्तों, तो सरकार क्या कराएगी हमें सहायता उपलब्ध कराएगी, सहायता मुहैया कराएगी। तो ये सारा प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों आर्टिकल 41 में कर दिया गया है। अनुच्छेद 42 में दोस्तों क्या क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य की मानवीय दशाएं होनी चाहिए। कार्य की क्या होनी चाहिए दोस्तों? मानवीय दशाएं होनी चाहिए। और कहा है प्रसूति के समय, प्रसूति के समय, प्रसूति के समय महिलाओं को, प्रसूति के समय दोस्तों महिलाओं को सहायता की बात की गई है। यानी आर्टिकल 42 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 42 कहता है कि भाई कार्य की मानवीय दशाएं होनी, यानी कार्य क्या होना चाहिए मानव के अनुकूल होना चाहिए, मानव के मतलब प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य होना चाहिए जिसको क्या है वो व्यक्ति कर सके। ऐसा नहीं है दोस्तों कोई व्यक्ति क्या है 50 किलो वजन उठा सकता है लेकिन आप उसको क्या है 1 क्विंटल वजन उठवा लें, यानी कि 1 क्विंटल क्या है भार उसके सर पर रख दें और कहें कि भाई अब ये आपको वहाँ से वहाँ तक लेकर जाना। तो यानी कि जो कार्य की जो दशाएं हैं दोस्तों वो किसके अनुकूल होने चाहिए? उस व्यक्ति के अनुकूल होने चाहिए, उस मानव के क्या है अनुकूल होने चाहिए। और कहा गया है कि प्रसूति के समय महिलाओं की सहायता, यानी कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही है दोस्तों उस समय क्या है उसको सहायता प्राप्त की जाएगी किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम। तो सरकार से या राज्य से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि भाई राज्य नीति बनाएगा
तो ये सारी बातें क्या है ध्यान में रखकर ही बनाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप काम तो दोस्तों क्या है आप 8 घंटे कर रहे हैं 10 घंटे कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको ज़बरदस्ती क्या है 12 15 15 20 घंटे क्या है काम करवाया जा रहा है। तो ये क्या है यानी कि मानवीय दशाएं जो है अनुकूल होने चाहिए, व्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या है अनुकूल होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति कोई महिला दोस्तों क्या है प्रेग्नेंट है तो दोस्तों क्या है उसको छुट्टी प्रोवाइड कराया जाए, उसको सरकारी सहायता प्रोवाइड कराए। कोई बच्चे को जन्म दे रही है तो दोस्तों उसको क्या है छुट्टी वगैरह ये सरकार की जो भी योजनाएं दोस्तों उनका लाभ मिलना चाहिए, या फिर क्या है सरकार योजनाओं के माध्यम से क्या है उसको कुछ ना कुछ क्या है सहायता प्रदान कराए। तो ये सारी बातें कहाँ की गई हैं दोस्तों, आर्टिकल 42 में की गई हैं। अनुच्छेद 43 की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 43 में क्या क्या प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी की दर किसकी दोस्तों, निर्वाह मजदूरी की दर एवं कुटीर उद्योगों का विकास। उद्योगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, विकास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि निर्वाह मजदूरी की दर यानी कि मजदूरी की दर इतनी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति क्या है अपने जीवन को निर्वाह कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके, अपने जीवन को क्या कर सके दोस्तों बिता सके। यानी कि कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है वो दोस्तों आपको देनी होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों सरकार ने एक्ट भी बना रखा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का एक्ट है दोस्तों। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसमें यह कहा गया है कि भाई कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको देनी पड़ेगी कि व्यक्ति क्या है अपने जीवन को क्या है यापन कर सके। और ये मैंने आपको आर्टिकल 23-24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार थे दोस्तों उसमें भी ये क्या है बातें मैंने आपको बताई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के यहाँ कार्य कर रहा है तो उसको इतना पैसा तो दिया जाएगा दोस्तों, इतनी मिनिमम उसकी जो वेजेस है दोस्तों उतने तो दिया जाएगा ताकि वो क्या है अपने जीवन को आराम से क्या है यापन कर सके, अपने जीवन को क्या है वो बिता सके। तो यही बात की गई है कि भाई न्यूनतम मजदूरी तो आपको देनी पड़ेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिना मजदूरी के किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं, तो न्यूनतम तो देनी पड़ेगी और इतनी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने जीवन को क्या है यापन कर सके। आपने देखा भी होगा दोस्तों, आप अलग अलग स्टेट में जाते होंगे तो वहाँ पर क्या है जो मिनिमम मजदूरी है दोस्तों वो तय होती है कि भाई एक महीने का 25,000 है, एक महीने का 20,000 है, एक महीने का 12,000 है, एक महीने का 10,000, इस तरह से क्या है अलग अलग राज्यों की क्या है अलग अलग क्या है फिक्स है दोस्तों। और क्या कहा गया कि कुटीर उद्योगों का विकास होने, जो छोटे उद्योग है दोस्तों, जो लघु उद्योग है दोस्तों, उनका क्या है विकास होना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार योजनाओं के माध्यम से क्या है इनको बढ़ाए दोस्तों, इनका क्या है विकास करे। यही बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 43 में की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 43 की अगर क्लाउज ए की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान कर रखा है। ये दोस्तों क्या है मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि उद्योगों में क्या होनी चाहिए दोस्तों, मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए दोस्तों। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों जो उद्योग वगैरह बड़े बड़े उद्योग आपने देखे होंगे वहाँ पर दोस्तों क्या है जो मजदूर है उनकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी उनकी यूनियन होनी चाहिए, उनकी दोस्तों कोई समिति होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है जो भी उद्योग हैं बड़े उद्योग धंधे हैं दोस्तों उनमें क्या है मजदूरों की क्या होनी चाहिए दोस्तों, भागीदारी होनी चाहिए, उनका क्या है पार्टिसिपेट उसमें होना चाहिए। तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 43 का क्लाउज बी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं था दोस्तों, इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों, इसको 97वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था दोस्तों, 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। और क्या प्रावधान कर दिए गए दोस्तों इसमें, सहकारी समितियों की बात की गई है दोस्तों, सहकारी समितियों का गठन की बात की गई है दोस्तों, संरचना की बात की गई है। यानी कि सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ दोस्तों उनका गठन किया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए दोस्तों।
उनका क्या है निर्माण किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 43 का क्लाउज बी की अगर हम बात करते हैं तो सहकारी समितियों से संबंधित है दोस्तों, और इसको क्या है मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 43 में क्या प्रावधान किए गए दोस्तों, पहले तो कह दिया गया कि भाई निर्वाह मजदूरी की दर होनी चाहिए और कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दो नए आर्टिकल जोड़े गए थे। 43 का क्लाउज ए, वो 43 का क्लाउज बी की अगर हम बात करते हैं, ए में प्रावधान कर दिया गया था कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, और दोस्तों बी में प्रावधान किया गया था कि सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। दोनों ही मूल संविधान का पार्ट नहीं था, एक को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और दूसरे को 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, समान नागरिक संहिता की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूसीसी की बात की गई है। किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है दोस्तों। तो किसकी बात की गई है, यूसीसी की बात की गई है। यानी कि राज्य दोस्तों अपनी परिस्थितियों को के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले कहाँ पर ये लागू किया गया था दोस्तों, अगर हम प्रथम राज्य की बात करते हैं तो ऐसा प्रथम कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर क्या है यूसीसी लागू था, तो गोवा क्या है पहला राज्य था जहाँ पर दोस्तों क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था या समान नागरिक संहिता लागू थी। यानी कि पुर्तगालियों के समय से ही वहाँ पर क्या है दोस्तों यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन अगर हम पूछें कि दोस्तों दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, दूसरा राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड की अगर हम क्या है बात करते हैं, या यूँ कह लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य बन गया है। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो दोस्तों प्रथम राज्य कौन सा है, हमारा उत्तराखंड है। और अगर हम प्रथम राज्य की बात करें गोवा, तो फिर क्या है हमारा गोवा है दोस्तों प्रथम राज्य। लेकिन दूसरे राज्य की बात करें तो भी उत्तराखंड है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य की बात करें तो भी क्या है उत्तराखंड है। क्योंकि यहाँ दोस्तों स्वतंत्रता से पहले यानी पुर्तगालियों के समय से ही क्या है दोस्तों यूसीसी लागू है। जबकि उत्तराखंड में अभी दोस्तों क्या है फरवरी में दोस्तों क्या है फरवरी 2024 में यहाँ पर यूसीसी लागू किया गया है दोस्तों। तो किसकी बात करता है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता की बात करता है दोस्तों। समान नागरिक संहिता है क्या दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि भाई सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे तलाक की बात की जाए दोस्तों, पुत्र को गोद लेने की बात की जाए, ब्याह शादी की बात की जाए, या किसी और संपत्ति की बात की जाए दोस्तों, इसमें क्या है अलग अलग धर्मों के दोस्तों अलग अलग कानून है। तो इस समान नागरिक संहिता के माध्यम से ये कहा गया कि सभी के लिए दोस्तों, सभी धर्मों के लिए, चाहे शादी की बात करें, पुत्र गोद लेने की बात करें, या दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करें, सभी के लिए क्या है एक जैसा कानून होगा, सभी के क्या है सभी के लिए एक समान कानून होगा। आर्टिकल 44 में ये प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष तक के बच्चों को छह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और क्या है दोस्तों अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। यानी कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं दोस्तों उनको क्या है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से क्या है शिक्षा दी जाएगी। तो आर्टिकल 45 में कहा गया। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं, 21 के क्लाउज ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों, ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 2002 में। और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि भाई 6 से 14 बरस तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 बरस तक के बच्चों को क्या है निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी दोस्तों, निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों, ये क्या है मौलिक अधिकारों में कर दिया गया है और मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। जबकि
आर्टिकल 45 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान कर दिया गया दोस्तों कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? SC ST और क्या दोस्तों OBC की बात की गई है। यहाँ पर इनके कल्याण की बात की गई है। किसकी? कल्याण की बात की गई है, यानी इनका क्या है कल्याण हो सके। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट है और दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लासेस है, या जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके कल्याण की बात की गई है, उनके विकास की बात की गई है दोस्तों। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि भाई राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे क्या है जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट है और अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनका क्या है विकास हो सके, इनका क्या है कल्याण हो सके। और दोस्तों मैंने आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 2 आर्टिकल पढ़ाए थे। एक अनुच्छेद 15 पढ़ाया था जिसमें क्या है दोस्तों शिक्षण संस्थानों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और एक आर्टिकल 16 पढ़ाया था दोस्तों जिसमें क्या है अवसर की समानता की बात की गई थी, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है जाति के आधार पर क्या है आरक्षण की बात की गई थी, OBC के लिए जो 27% आरक्षण। तो ये दोनों आर्टिकल दोस्तों क्या है किसका बेस है दोस्तों? इसी का 46 का बेस क्या है माने गए, यानी कि इनके कल्याण के लिए दोस्तों क्या है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्या है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चाहे सीटों में आरक्षण के प्रावधान की बात करें आर्टिकल 15 के तहत, चाहे नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान की बात करें आर्टिकल 16 के तहत, तो किस के आधार पर बनाया गया दोस्तों? आर्टिकल 46 के आधार पर, ताकि क्या है इन लोगों का क्या है विकास हो सके दोस्तों। जो EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है वो भी दोस्तों क्या है आर्टिकल 46 को बेस बनाकर ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके कल्याण की क्या है ये बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 47 की अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 47 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 47 में दोस्तों नशीले पदार्थों पर रोक की बात की गई है। किस पर रोक की बात की गई है दोस्तों? जो नशीले पदार्थ हैं दोस्तों, ऐसे नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाएगी जिससे क्या है दोस्तों नागरिकों का स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे शराब वगैरह। दोस्तों आपने देखा होगा बिहार में शराबबंदी, तो ये किसका दोस्तों आधार है दोस्तों? ये शराबबंदी आर्टिकल 47 को ही आधार बनाकर क्या है किया। तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई राज्य कहीं पर दोस्तों ये शराब को बैन कर दिया गया है, कहीं पर ऐसा क्या है शराब धड़ल्ले से क्या है बिक रही है। तो ये किसके आधार बनाकर किया गया दोस्तों? आर्टिकल 47 को आधार बनाकर ही किया गया कि नशीले राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा कि नशीले पदार्थों पर रोक लग सके। देखा होगा दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं, ऐसी ड्रग्स है दोस्तों जिनको बैन कर दिया गया है, जो नशीले हैं दोस्तों, जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है दोस्तों, तो उनको क्या है बैन कर दिया गया है। बिहार में दोस्तों शराब को बैन कर दिया गया है। तो कोई भी राज्य चाहे दोस्तों अपने यहाँ पर नशीले पदार्थों को बैन कर सकता है, पूरी तरह से क्या है बंद कर सकता है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में भी क्या है शराब को बैन कर देना चाहिए आर्टिकल 47 को आधार बनाकर। तो नशीले पदार्थ जितने भी है दोस्तों उनको क्या है पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इससे दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने, कितने परिवार ऐसे हैं दोस्तों इनकी वजह से क्या है बर्बाद हो गए हैं। तो इनको क्या है पूरी तरह से क्या है रोक देना चाहिए दोस्तों। अगले अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अगले अनुच्छेद में क्या प्रावधान कर दिया? अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें तो उसमें कह दिया गया है कृषि के अधिकार की बात की गई है दोस्तों। कृषि और क्या है पशुपालन, कृषि और क्या है पशुपालन का अधिकार। किसका अधिकार दोस्तों? कृषि और पशुपालन के अधिकार की बात की गई है, और ये कहा गया है कि गाय व बछड़ों और क्या है गाय व बछड़ों और अन्य दुधारू पशु जो हैं, अन्य दुधारू पशुओं के वध को निषेध कर दिया गया है। क्या है? वध को निषेध कर दिया गया है, यानी उनके वध की क्या है रोकथाम की बात की गई है। यानी आर्टिकल
48 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 ये कहता है कि भाई कृषि पशुपालन का आपके पास अधिकार है, और जो गाय हैं, बछड़े हैं दोस्तों, या जितने भी दुधारू यानी दूध देने वाले पशु हैं, उनका वध नहीं किया जाएगा, उनको क्या है मारा नहीं जाएगा, उस पर क्या है पूरी तरह से रोकथाम की बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा दोस्तों, यूपी में क्या है जो गाय पर बैन लगाया वो किसको आधार बनाकर लगाया, आर्टिकल 48 को ही क्या है आधार बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक राज्य के पास ऐसे अधिकार है कि परिस्थितियां अगर अनुकूल हैं तो इस तरह की ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान कर रखा है, इनको क्या है लागू कर सकता है। जैसे उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू कर दिया, जैसे दोस्तों बिहार में क्या है शराबबंदी की गई है, वैसे जैसे दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या है जो गोवध है दोस्तों, इसको क्या है पूरी तरह से बैन कर रखा है दोस्तों, बंद कर रखा है। तो 48 दोस्तों क्या कहता है कि कृषि का आपके पास अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, और गाय बछड़ों और क्या जितने भी दूध देने वाले पशु हैं उनको क्या है आप वध नहीं करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे। ये बात क्या है आर्टिकल 48 में कही गई। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 48 के क्लाउज ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान जोड़ा गया है। ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था दोस्तों, इसको बाद में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके माध्यम से दोस्तों पर्यावरण की बात की गई थी, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई थी। यानी कि पर्यावरण की आप रक्षा करेंगे, किसी प्रकार से क्या है पर्यावरण को क्या है दोस्तों आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। और किससे अपेक्षा की जा रही है, राज्य से दोस्तों। यहाँ पर जो भी कार्य कर रहा है वो राज्य कर रहा है, एक व्यक्ति से ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा रही। हालांकि दोस्तों मैं एक अगला जो भाग पढ़ाऊंगा आपको 4 का ए की बात करें, का की बात करें, तो उसमें क्या है जो मौलिक कर्तव्य हैं उनसे क्या है दोस्तों नागरिकों से अपेक्षा की जाएगी। यहाँ राज्य से अपेक्षाएं की जा रही है, और वहाँ किससे अपेक्षाएं की जाएंगी, वहाँ एक व्यक्ति से, एक नागरिक से अपेक्षाएं की जाएंगी कि क्या आप इस तरह के क्या है कार्य ना करें। यहाँ किससे अपेक्षाएं की जा रही है, यहाँ राज्य से अपेक्षाएं की जा रही है कि राज्य जो है ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या है पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके, वन्य जीवों को क्या है संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा इस तरह के एक्ट भी बना रखे हैं दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना रखा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इस तरह के क्या संसद ने कानून भी बना रखे। तो ये सारी की सारी अपेक्षाएं किससे की जा रही है, राज्य से की जा रही है कि राज्य नीति बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है पर्यावरण की रक्षा करेगा और वन्य जीवों को क्या है संरक्षण प्रदान करेगा। दोस्तों अगर आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, 49 की बात करें, तो 49 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। 49 में कह रखा दोस्तों ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक एवं कलात्मक इमारतों की रक्षा की बात की गई है। इमारतों की रक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों, जितनी भी ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है दोस्तों, तो उनकी क्या है रक्षा की बात की गई है। कलात्मक जितनी भी इमारतें हैं उनकी रक्षा की, जैसे दोस्तों कुतुब मीनार है, लाल किला है दोस्तों, ताजमहल है दोस्तों, या जामा मस्जिद है, या जितनी भी क्या है जितने महल है दोस्तों, चाहे हम किसी की बात करें, जितनी भी ऐतिहासिक हैं दोस्तों और कलात्मक इमारतें हैं उनकी क्या है रक्षा की जाएगी। राज्य इस तरह की नीतियाँ बनाएगा, इस तरह के प्रावधान लागू करेगा दोस्तों, जिससे क्या है इन इमारतों को क्या है सुरक्षा प्रदान की जाए, इनकी रक्षा की जाए, चाहे वो ऐतिहासिक हैं चाहे फिर वो क्या है कलात्मक है, उन सब की क्या है रक्षा की बात कौन करता है, आर्टिकल 49 करता है। अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 50 की यदि हम बात करते हैं तो 50 में क्या प्रावधान कर रखा है। 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और क्या है न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या है न्यायपालिका, इनकी शक्तियों का क्या होगा दोस्तों, इनकी शक्तियों का पृथक्करण होगा। यानी कि इनकी जो शक्तियाँ दोस्तों उनको अलग अलग किया जाएंगी। कार्यपालिका के कार्य अलग है दोस्तों, न्यायपालिका के कार्य अलग है, तो इनको क्या है मिक्स नहीं किया जाएगा। इनकी शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है, यानी दोनों के कार्य अलग अलग है, कार्यपालिका अलग है और दोस्तों क्या है न्यायपालिका का कार्य अलग। तो इनकी शक्तियों की बात की गई है कि भाई इनकी शक्ति अलग है, इनकी शक्ति अलग है, दोनों को क्या है मिक्स नहीं किया जाएगा, इनके क्या है अलग करने की बात करता है कौन, आर्टिकल 50 की अगर हम बात करते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्या हो सके दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों शांति स्थापित हो सके, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित हो सके, और क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा मिल सके। समझौते की बात की गई है दोस्तों। तो यानी राज्य क्या है, ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और क्या है समझौतों को बढ़ावा मिल सके दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कहाँ कर दी गई है, आर्टिकल 51 में कर दी गई है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों की बात करती हैं तो दोस्तों इनकी आलोचनाएं भी की गई थी, चूंकि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दोस्तों क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कर रखा है। तो यहाँ से क्या हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, कंप्लीट होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं भी की गई थी, यानी डीपीएसपी की अगर हम आलोचना की बात करते हैं तो किसने क्या कहा था, आलोचनाएं भी की गई थी। और यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से क्या है, कई बार क्वेश्चन भी क्या है पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो केटी शाह दोस्तों क्या कहते हैं इनको, केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी क्या है, एक चेक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक चेक है। और कैसा चेक है दोस्तों, ऐसा चेक जिसका भुगतान क्या है दोस्तों, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, इच्छा पर छोड़ दिया गया है दोस्तों। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिए गए। यानी बैंक चाहे तो क्या है दोस्तों, आपके चेक को क्या है बना भी सकती है, और बैंक चाहे तो आपके चेक को क्या है भुगतान नहीं भी कर सकती है। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड है ना दोस्तों, क्योंकि राज्य से अपेक्षाएं की जा रही है कि राज्य की जब ऐसी परिस्थितियां हों तब इनको लागू कर सकती है। राज्य चाहे तो लागू भी कर सकता है, राज्य चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। तो इन्होंने इसलिए क्या है इसको कहा कि भाई डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर क्या है छोड़ दिया गया है। बैंक चाहे तो इसका भुगतान कर सकता है, चाहे तो नहीं भी क्या है कर सकता है। नसरुद्दीन की अगर हम बात करती हैं दोस्तों, नसरुद्दीन ने डीपीएसपी को क्या कहा दोस्तों, डीपीएसपी को क्या कहा था दोस्तों, नववर्ष से तुलना की थी दोस्तों। किससे तुलना की थी इसकी, नववर्ष से तुलना की थी, यानी कि नए साल से क्या है इसकी तुलना कर दी। इन्होंने कहा कि दोस्तों ये तो ऐसे है जैसे कि जब संविधान में इसको ऐड किया गया तो बड़ा मतलब ज़ोर शोर से मनाया गया। जैसे जनवरी का जो पहला दिन होता है दोस्तों, 1 जनवरी होती है, उसको बड़ी ज़ोर शोर से हम मनाते हैं, और बाकी साल जो है दोस्तों ऐसी बीतता रहता है। तो इन्होंने क्या है नए वर्ष से क्या है इसकी तुलना की कि डीपीएसपी तो ऐसा है जैसे कि जब जोड़े गए तो बड़ा मतलब एक माहौल था अलग ही कि भाई डीपीएसपी जोड़े गए हैं, अब जो है समाज में व्यवस्था स्थापित होगी दोस्तों, न्याय प्राप्त होगा दोस्तों, जो जीवन स्तर की असमानता उसको दूर किया जाएगा, पिछड़े वर्गों का कल्याण किया जाएगा, और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी रक्षा की जाएगी, वन्य जीवों को संरक्षण, तो इस तरह की बातें क्या है कही गई थी। तो इन्होंने इसलिए कहा कि भाई ये तो ऐसा है जैसे कि नए वर्ष आता है और एकदम खुशी का माहौल होता है, ठीक उसी प्रकार जब डीपीएसपी को जोड़ा गया तो एक क्या है खुशी का माहौल था। बट ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य जब चाहेगा लागू करेगा और नहीं चाहेगा दोस्तों क्या है इनको नहीं लागू करेगा। दोस्तों अंबेडकर ने क्या कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों हैं दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा कि ये क्या है सामाजिक क्रांति लाएंगे। क्या लाएंगे दोस्तों, सामाजिक क्रांति लाएंगे दोस्तों। समाज में क्या लाएंगे दोस्तों, क्रांति लेकर आएंगे। कैसी सामाजिक क्रांति लेकर आएंगे दोस्तों, किसने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। एक व्यक्ति थे ग्रेनविले ऑस्टिन दोस्तों, इनके बारे में मैंने दोस्तों आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाया था। इन्होंने संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को भारत कहा था। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था दोस्तों, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि ये क्या है आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे दोस्तों। अंबेडकर ने क्या कहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे। इसको सही कर लेना दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये क्या लेकर आएंगे दोस्तों, समाज में आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे। जबकि ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि ये समाज में क्या है सामाजिक क्रांति लाएंगे। क्या लाएंगे दोस्तों, सामाजिक क्रांति लाएंगे। क्या लाएंगे दोस्तों, सामाजिक क्रांति लाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं दोस्तों, ये क्या है संविधान की आत्मा। इनको कहा, क्या कहा,
संविधान की आत्मा कहा था। यानी संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। तो कुछ आलोचक थे दोस्तों, केटी सा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नसरुद्दीन ने नए वर्ष से इसकी तुलना करी थी और अम्बेडकर ने कहा आर्थिक क्रांति लाएंगे। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि सामाजिक क्रांति लाएंगे और संविधान की आत्मा भी इन्होंने कहा था। तो दोस्तों अब अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो 3 तरह से क्या है यहाँ से क्वेश्चन बनते। एक तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव और क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हृदय और आत्मा है आर्टिकल 32। ये किसने कहा था? ये दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। जबकि अगर डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें कि संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा था? तो किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पूरे के पूरे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।